हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम स्वरूप यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ से संबंधित जानकारी मैं इस चैनल पर लेकर पारित हुए 3 संशोधित आपराधिक कानूनों में एविडेंस एक्ट भी है, जिसकी वीडियो मैं लगातार इस चैनल पर लेकर आ रहा था। इस विधेयक को सोमवार को 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिससे अब लगभग ये तय हो चुका है कि ये 3 आपराधिक कानून जल्दी से जल्द कानून का रूप लेकर और न्यायालय के माध्यम से जनता के बीच में होंगे। इसमें जो परिवर्तन संहिता IPC इंडियन पैनल कोड, इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है। इसी तरह से दूसरी आपराधिक विधि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रख दिया गया है। और इसी प्रकार तीसरा कानून, जिसकी वीडियो में लगातार इस चैनल पर लेकर आता रहता था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट को का नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य संहिता रख दिया गया है। इस प्रकार इन तीनों एक्टों का नाम बदलकर रख दिया गया है और इनके एक्ट में मूलभूत परिवर्तन भी हुए हैं। ज्यादा परिवर्तन करके धाराएं बढ़ाई और घटाई भी गई हैं, कुछ में और परिवर्तन हुए। इन सब बातों को हम जानेंगे। इसको जानने के लिए आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए। कानून से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। अब हम बात करें इस विधेयक के बारे में कि यह विधेयक कैसे कैसे रूप लेता हुआ, कानून का रूप लेता हुआ आज यहां तक आ पहुंचा है, जब ये कानून बनने के कागर पर है। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया गया था। लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने इस 21 दिसंबर को इस विधेयक को पारित कर दिया है। हमें ये बात जाननी चाहिए और जाननी चाहिए क्योंकि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर अधिवक्ता हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लहजे से भी यही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी ही चाहिए। तो मैंने बताया कि लोकसभा में इस बिल को 20 दिसंबर को और राज्यसभा में इस बिल को 21 दिसंबर को पारित किया गया था। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किया गया था, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया। आपने देखा है और ये चर्चा में भी इस समय बना हुआ है, क्योंकि कुछ परिवर्तन इसमें ऐसे हो गए हैं जो लोगों को लगता है कि ये उनके लिए घातक हैं। जैसे कि इस समय पूरे देश के ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक्सीडेंटल मामलों में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है, जिससे ड्राइवरों को ये लगता है कि अब उनके ऊपर संकट आ गया है और सारे ड्राइवर लगभग हड़ताल पर हैं इस समय और वो समर्थन मांग रहे हैं सभी से कि सभी लोग, भारत के सभी लोग उसको समर्थन करें और ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस कानून को, इस काले कानून को सरकार वापस ले। जैसे किसानों ने धरना देकर अपने कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया था, ठीक उसी तरह ड्राइवरों की हड़ताल है। और मेरा भी मानना है कि ड्राइवर जब देश कोरोना काल से गुजर रहा था या जब देश की स्पीड को बढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो ये ट्रक संचालक करते हैं। किस तरह से लापरवाही पूर्वक बड़े वाहनों के आगे छोटे वाहन आ जाते हैं, मैंने देखा है कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि जानकर तो पहली बात कोई एक्सीडेंट करना नहीं चाहता, जानकर कोई किसी दुर्घटना को करना नहीं चाहता है, न किसी दुर्घटना को कोई अंजाम देना चाहे जानकर। इसलिए निश्चित ही मुझे लगता है कि ड्राइवरों का साथ हमें एक बड़ी समस्या और है और समस्याओं के बीच से होकर ही कानून गुजरता है। इसको न्यायालय में प्रेजेंट करना, फिर न्यायालय पर कानूनों की व्याख्या करना, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक न्यायालयों की व्याख्या करना और नए नए रूलिंग्स ले आना, ये बड़ा कठिन काम हो जाता है। किस तरह से डिफाइन किया जाएगा कानूनों को, इन बारे में हम अधिवक्ताओं को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और क्या कहता है कानून, इसके बारे में, बारीकियों के बारे में बहुत विस्तार से जानना होता है। दोनों सदनों से 141 विपक्षी सांसद सदस्यों के
निलंबन के बीच यह विधेयक को 20 दिसंबर को निचले सदन से पारित किया गया। इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप नहीं जानते तो निश्चित ही जान लीजिए। एक तरफ दोनों सदनों से 141 सांसदों का निलंबन हो रहा है और दूसरी तरफ ये विधेयक, ये कानून 20 दिसंबर को निचले सदन से पारित हो रहा है। इस तरह तमाम खामियों के बीच इस कानून को लेकर आने का काम सरकार ने किया है, जबकि 141 संसद को, जो विपक्षी संसद है, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम, उनके निलंबन का काम और इस विधेयक को 20 दिसंबर को पास करने का काम, इस प्रकार का काम किया है सरकार ने। गृह मंत्री ने तीनों विधेयकों को संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किया। यह सही बात है और जानने योग्य बात है और हम सबको जानना चाहिए कि यह विधेयक गृह मंत्री द्वारा, भारत के गृह मंत्री द्वारा इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया। बाद में उन्हें गृह मामलों की अस्थायी समिति को भेज दिया गया था। इसके बाद नवंबर में उन्हें गृह मामलों की अस्थायी समिति को भेज दिया गया था। इसी क्रम में नवंबर माह में पैनल ने प्रस्तावित बिल पर अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इसमें विभिन्न बदलाव का सुझाव भी पैनल द्वारा दिया गया था। पैनल की कुछ सिफारिशों को तो शामिल कर लिया गया, लेकिन सभी सिफारिशों को शामिल दिसंबर को केंद्र ने अगस्त में पेश किए गए पिछले बिल को, सारे उसके संस्करणों को वापस ले लिया और निचले सदन ने भारतीय न्याय संहिता समेत तीनों संशोधित आपराधिक विधेयकों को पेश कर दिया संसद में। अब बात है निचले सदन में। तो जिस प्रकार से इस विधेयक को पेश किया गया, यहां कुछ लोगों का यह मानना है कि सरकार द्वारा मनमानी रवैये से इसको पेश किया गया है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए हैं, उस परिवर्तन के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें परिवर्तन के बारे में बात करना ही चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम बात करेंगे सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की। भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, जिसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। भारतीय दंड संहिता में हमें 511 धाराएं पढ़नी होती थी। अपराधों को 511 धाराओं में डिफाइन किया गया था। यहाँ नई भारतीय न्याय संहिता में अपराध को केवल 358 धाराओं में रखा गया है। इन्हीं में सारी धाराओं को डिफाइन किया गया है। तो आईपीसी में जहां हमें 511 धाराएं पढ़नी पड़ती थी, वहां हमें भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही पढ़नी होंगी। जानते हैं और विस्तार से। इसमें 20 नए अपराध को शामिल किया गया है। किन अपराधों को शामिल किया गया है, इसके बारे में मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। जल्द ही आपको बताऊंगा कि किन 20 नए अपराधों को शामिल किया गया है। 33 अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ाया गया है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्राविधान किया गया है और 6 आपराधिक मामलों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार से आईपीसी में मुख्य परिवर्तन ये किए गए हैं। अब इनमें ये किस प्रकार के परिवर्तन है, इसके बारे में बताने के लिए मुझे एक दूसरी वीडियो लेकर आनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में अभी हम तीनों आपराधिक कानूनों के बारे में ही बात करेंगे और क्या परिवर्तन, क्या जुर्माना बढ़ाया गया है, क्या अनिवार्यता है, न्यूनतम सजा कितनी होगी, किन अपराधों में सामुदायिक सेवा का क्या प्रावधान है, सजा की अवधि जिन धाराओं में बढ़ाई गई है कितनी बढ़ाई गई है और कौन से नए अपराधों को शामिल किया गया है, ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। अगली वीडियो और इन सब बातों को जानने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अभी आज हम बात करेंगे तीनों आपराधिक कानून के बारे में। मुख्य धाराओं के बारे में अगर हम बात करें कि कौन सी मुख्य धाराएं हैं, उनके बारे में अगर बात करें, सारी धाराएं वैसे भी आईपीसी की मुख्य हैं, पर मुझे जो समझ में आए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको किसी और धारा के बारे में, नई भारतीय न्याय संहिता के 358 में से किसी भी धारा के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा उस धारा के बारे में। तो मुझे जो मुख्य धाराएं समझ में आई मैं उसके बारे में बताता हूं, पर कि नई आईपीसी मेरे पास, नई मतलब भारतीय न्याय संहिता मेरे पास है और मैंने उसका अध्ययन किया है, तो उसमें से जो मुझे महत्वपूर्ण लगी मैं बता रहा हूं। उसके अलावा आपको जो भी जानना है कमेंट जरूर करिएगा। मुख्य धाराओं के बारे में हम बात करेंगे तो धारा 124 के बारे में बात करें हम। आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 124
राजद्रोह को परिभाषित करती थी कि राजद्रोह क्या है। इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, इसमें केवल राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया गया है। जहां पर राजद्रोह का शब्द का प्रयोग किया गया था, वहां पर देशद्रोह के शब्द का प्रयोग किया गया है नई भारतीय न्याय संहिता में, जबकि आईपीसी में भारतीय राजद्रोह की बात कही गई थी। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में देशद्रोह को रखा गया है। इस बात को हमें जानना चाहिए। धारा 144 के बारे में अगर हम बात करें तो धारा 144 आईपीसी जो कहती थी, पहले हम उसे जानेंगे, फिर अब क्या उसमें परिवर्तन हुआ है उसे जानेंगे। तो हम जानेंगे आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में जो अपराध था उसके बारे में उसको डिफाइन करती थी। आईपीसी की धारा 144 जब कोई व्यक्ति घातक हथियार को लेकर किसी सभा में शामिल होता था उसको इसके लिए जो है इसे भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैर कानूनी सभा के बारे में बात करती है। जहां आईपीसी में 144 में हम इस गैर कानूनी सभा को पढ़ते थे, वहां हम नई भारतीय न्याय संहिता में धारा 187 के अंतर्गत कानूनी सभा के बारे में, ये गैर कानूनी सभा के बारे में आईपीसी की बात करें और 302 की बात न करें तो बात अधूरी रह जाती है। अब हम बात करेंगे आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 302 के बारे में, जिसके बारे में सभी जानते हैं। अमुक बातें हैं कि किसी न्यायालय से किसी सम्मन के आ जाने के बाद या किसी अन्य कारण से कोई व्यक्ति यदि पुलिस परेशान करती है तो वो कहता है अरे 302 थोड़ी ना किया है मैंने, चलिए क्या मैं डरता हूं, 302 थोड़ी ना किया है। तो ये लोगों की जबान पर रखने वाली धाराएं हैं। तो अगर हम आईपीसी की बात कर रहे हैं और 302 की बात न करें तो निश्चित ही ये आपके साथ बेईमानी होगी। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बारे में। 302 की जगह अब हमें 101 पढ़ना होगा। 302 को इस नए एक्ट में कन्वर्ट करके धारा 101 बना दिया गया है। इसकी सजा की बात अगर करें तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित सजा थी ये, और जुर्माने का प्राविधान इसमें था। जस्ट वैसे के वैसे इसको रखा गया है जैसे कि ये थी, कोई भी परिवर्तन नहीं है इसमें। आज भी मृत्यु दंड से आजीवन कारावास तक की सजा से दंडनीय अपराध है ये, और जुर्माने की रकम भी दंडनीय होगी, ऐसा प्राविधान है। तो सेम 302 को उठाकर केवल धारा 101 बना दिया गया है, बाकी प्राविधान सब यही है। अब यही हमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 में पढ़ना होगा 302 के बारे में। नए कानून के अनुसार हत्या की धारा को अध्याय 6 में रखा गया है। और आईपीसी के बारे में हम बात करें, वो बात अब बहुत हद तक ठीक नहीं होगी, ज्यादा बैक में जाना, क्योंकि अब नया कानून आ गया है और बनने के कागार पर है, तो निश्चित हमें नए के बारे में जाना चाहिए। तो नए कानून के अनुसार हत्या की धारा को अब हमें अध्याय 6 में पढ़ना होगा, और मानव शरीर को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों को इस एक्ट की धारा अध्याय 6 में रखा गया है। और अध्याय 6 में ही हमें मानव शरीर को प्रभावित करने वाली सारे अपराधों को पढ़ना होगा। धारा 307 की बात करें, 307 भी अमूमन हाफ मर्डर के बारे में लोग बात करते हैं, जो जनमानस में है, अधिवक्ताओं को छोड़कर। बाकी जनमानस के बारे में अगर हम बात करें तो जनमानस अगर बात करता है तो 307 में हाफ मर्डर की बात करता है। 307 को अब हमें नई संहिता में 109 में पढ़ना होगा। धारा 307 आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 307 के बारे में, जो कि हत्या करने के प्रयास को डिफाइन करती थी, यही सेम कंडीशन भारतीय न्याय संहिता में अब हमें सेक्शन धारा 109 में पढ़नी होगी, और उसको सेम वैसे ही रखा गया है, सेम उसी तरह डिफाइन किया गया है 307 को। बस नई संहिता में इसे अब 109 में पढ़ना होगा, जो 307 धारा में पढ़ना होता था आईपीसी में। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव शरीर से प्रभावित सभी अपराधों को हमें नई संहिता की धारा अध्याय 6 में पढ़ना होगा। धारा 376 की बात करें, धारा 376 आईपीसी की बात करता हूं मैं।
पहले मैं अगर किसी धारा की बात करता हूं तो निश्चित ही आईपीसी की बात करता हूं, पर आईपीसी के बहुत डिटेल में जाने का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि नए एक्ट आ गए तो नए एक्ट के बारे में हम ज्यादा बात करें। तो पुरानी धारा 376 आईपीसी 1860 में जो बनी थी उसके बारे में बात करें, उसमें जो प्राविधान किया गया था 376 में, अगर मैं बता दूं, क्योंकि बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है और 376 में वैसे भी परिवर्तन किया गया था। 2018 में काफी परिवर्तन हुआ था इस धारा में और इसका अमेंडमेंट करके इसमें बहुत सारी सजाओं को बढ़ाया गया था। तो इसको बहुत चेंज नहीं किया गया है क्योंकि जल्दी इसको बदला गया था। तो 376 आईपीसी में को अब हमें धारा 63 में परिभाषित किया गया है। नई संहिता जो है, नई संहिता भारतीय न्याय संहिता के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमें 376 में पढ़ने को मिलता था, आईपीसी 1860 की आईपीसी 376 में जो परिभाषा में मिलती थी, वही परिभाषा अब हमें नई संहिता की सेक्शन 63 में पढ़ने को मिलेगी। सेक्शन 3 जो है 376 बलात्संग के लिए दंड का प्राविधान करता था और इसमें 2018 में मैंने बताया कि मूलभूत परिवर्तन किए गए थे। इसमें 376 का खा, 376 घा का, 376 घा खा आदि संशोधन किए गए थे। 2018 में ही ये सब संशोधन इसमें जोड़े गए थे। तो सेम वैसे ही इसमें दिखा दिया गया है, केवल अब इसे हमें धारा 63 में पढ़ना होगा। धारा 63 में पढ़ने को मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। मतलब नई संहिता के अध्याय 5 में इसको जोड़ा गया है, इसको दी गई है जगह। और केवल महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो भी अपराध होते हैं, टोटल अपराधों को नए संहिता की, भारतीय न्याय संहिता की, भारतीय न्याय संहिता 2023 कहेंगे इसको, जब ये प्रकाशित होकर मार्केट में आएगी। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो भी अपराध हैं, उन सबको अध्याय 5 में रखा गया। सभी श्रेणी के अपराध जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है, उसे अध्याय 5 में नई एक्ट में रखी के ही 376D के बारे में अगर हम बात करें तो 376D को अब हमें नई संहिता की धारा 70 में पढ़ना गया है और सेम इसी परिभाषा को बस अब हमें धारा 70 में नए एक्ट में पढ़ना होगा। धारा 399 को अब 356 में रखा गया है। धारा 399 आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो 1860 की आईपीसी में डकैती करने के लिए तैयारी करने के अपराध को परिभाषित किया गया था। इसे नई संहिता में धारा 356 में रखा गया है। अब सेम परिभाषा को हम नए एक्ट में धारा 356 में पढ़ेंगे, जो आईपीसी में 399 में पढ़ते थे। नए कानून में इसे अध्याय 19 में रखा गया है और अध्याय 19 के तहत केवल इसे ही नहीं, मैं बताता चलूं कि अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अवमानना, मानहानि आदि जैसे अपराधों को धारा 19 में रखा गया है। इस प्रकार के सभी अपराधों को धारा 19 नई संहिता के अध्याय 19 में रखा गया है, ना कि धारा 19 में। धारा 420 की अगर हम बात करें तो अब इसे हमें पढ़ना होगा 360 में। ये वे धाराएं हैं जो अमूमन धाराएं जिनके बारे में आम जनमानस बात करता है, तो उन्हीं धाराओं के बारे में मैं विशेष बात कर रहा हूं। धारा 420 को अब हमें 316 में पढ़ना होगा। 420 आईपीसी 1860 में जो बनी थी उसके बारे में 420 में क्या प्राविधान था अगर मैं बताऊं, सेम प्राविधान को अब हमें 316 में पढ़ना होगा। कोई चेंजेस नहीं है, बशर्ते इसके सेक्शन में चेंजेस हो गया। जो 420 था अब 316 हो गया है। 420 क्या कहता था, सेम 316 कहता है भाई। छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करने को परिभाषित करती थी आईपीसी की धारा 420। और अब नई भारतीय न्याय संहिता इसी बात को परिभाषित करेगी 316, सेक्शन 316 में इसी बात को परिभाषित करेगी ये नई संहिता। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 17 में
रखा गया है। अध्याय 17 में इसके अलावा और क्या रखा गया है जानते चलें। संपत्ति की चोरी से के विरुद्ध जितने भी श्रेणी किसी भी श्रेणी का अपराध हो वो नई संहिता के अध्याय 17 में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता जिसने आईपीसी का रूप लिया है, तो इस न्याय संहिता में अध्याय 17 में चोरी के विरुद्ध, संपत्ति की चोरी के विरुद्ध समस्त श्रेणी के अपराधों को रखा गया है अध्याय 17 में। सीआरपीसी की बात करें, क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम कहते थे दंड प्रक्रिया संहिता। दंड की प्रक्रिया को चलाने वाली संहिता किस प्रकार से होती थी। इसमें अगर धाराओं की हम बात करें तो इसमें 484 धाराएं, 484 धाराएं हैं। नई भारतीय सुरक्षा संहिता में हम 531 धाराओं को हमें पढ़ना होगा। इसमें क्या प्रावधान है आपको बताते चले। इसमें 177 प्रावधानों को बदल दिया गया है। 177 प्रावधानों को बदल दिया गया है। 9 नई धाराओं को इसमें जोड़ दिया गया है। 29 उप धाराओं को इसमें जोड़ दिया गया है और 35 धाराओं में समय सीमा को तय किया गया है। इस प्रकार जो सीआरपीसी 484 धाराओं की थी उसे नई नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 531 धाराओं में परिवर्तन कर दिया गया। रेगुलर एक्ट जो मैं लेकर इस चैनल पर चला हूं वो एविडेंस एक्ट है और मैं एविडेंस एक्ट को इसलिए लेकर इस चैनल पर चला था कि आईपीसी और सीआरपीसी के बहुत से वीडियो बहुत लोगों के पास मिल जाते हैं। किन अपराधों में क्या सजा है, आईपीसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं और न्यायालय या न्यायालय से बाहर या आप पुलिस हैं अथवा छात्र हैं विधि के या भारत के रहने वाले हैं तो निश्चित ही आपको उस कानून को जरूर जाना चाहिए। जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के कानून को जाना चाहिए। तो मुझे लगता था कि एविडेंस के एक्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जानना भी चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईपीसी और सीआरपीसी, सबसे ज़्यादा जानने वालों की भारत में यदि संख्या है, कोई किसी को जानता है, किसी एक्ट को ज़्यादा लोग जानते हैं तो आईपीसी को जानते हैं, उसके बाद सीआरपीसी आती है और तीसरे नंबर पर आ जाती है एविडेंस एक्ट। क्रिमिनल लॉयर होने के नाते ये तीनों एक्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट हैं। तो मेरा मानना था कि अगर मैं एविडेंस के वीडियो लेकर आता हूं तो एविडेंस के बारे में भी आम जनमानस को जल्द से जल्द मैं सुविधा या जानकारी प्रोवाइड करवा पाऊंगा, इसलिए मैं एविडेंस एक्ट लेकर अपने चैनल पर आता था। किसी कारण अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एविडेंस एक्ट के बारे में ही अब हम बात करेंगे, वो एक्ट जिसकी वीडियो अब आना बंद हो गई है इस चैनल पर और अब नए एक्ट की वीडियो इस चैनल पर आएगी। तो भारतीय एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो एक्ट तमाम वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। बहुत ज्यादा सरकार ने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है, केवल भाषाओं को बदल दिया है और इधर से उधर करके एक्टों में या संशोधन कर दिया है और इस धारा को आगे पीछे कर दिया है। शब्दों में भी बहुत परिवर्तन नहीं है, कुछ पुराने शब्द थे उनको नए शब्द बना दिए गए हैं। सेम ही वैसे है पुराना एक्ट कहीं ना कहीं। जिनको भी जानकारी थी, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी है तो निश्चित ही आपको जो जानकारी उससे प्राप्त है वो बेकार नहीं जाएगी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में हम बात करें, 1872 में जो बनी थी, इसमें पहले हमें 167 धाराएं थी और 167 धाराएं पढ़नी पड़ती थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलकर इसका नाम भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया है और इसमें केवल 170 प्रावधान है। नए कानून में 24 प्रावधान केवल बदले गए हैं, बाकी सेम टू सेम आपको वही पुराना एविडेंस मिलेगा। इसलिए मैंने बताया आपको केवल और केवल 24 प्रावधानों को इस कानून में बदला गया है और अब भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 प्रावधान है। तो हमें 170 प्रावधान पढ़ने होंगे, वहां हम एविडेंस एक्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं पढ़ते थे, सेक्शन पढ़ते थे। अब भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 पढ़ेंगे। तो यही केवल परिवर्तन किया गया है और नए कानून में मैंने बताया, नए कानून से मतलब है नए एविडेंस एक्ट में संहिता में जो है 24 प्रावधान बदले गए हैं। क्या प्रावधान बदले गए हैं
और क्या नए एक्ट में क्या क्या संशोधन किए गए मूलभूत, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी अगर बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में हम बात कर रहे थे इस वीडियो में। जो भी बात आपको समझ में ना आई हो उसे आप कमेंट करें, मैं दोबारा से आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। करके क्या लाया गया है उसके बारे में हम बात करें तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता 2023 को लाया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें जो 1872 का था तो उसे रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य संहिता को लाया गया है। इस प्रकार से ये तीनों आपराधिक कानूनों को बदलने का काम इस सरकार ने किया है। नए आपराधिक कानून जल्दी आपके बीच होंगे। और भी अधिक जानकारी के लिए नए कानून या किसी भी कानून में जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। यदि आपको लगता है कि ये किसी और के यूज की वीडियो है तो इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चाहते हैं कि इसी प्रकार से आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।